नमस्कार, दोपहर दमदार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे दिग्गी राजा की। दिग्विजय सिंह के बजरंग दल पर बैन न लगाने के बयान पर अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। बजरंग दल पर बैन लगाना तो दूर, ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता, ये बात गृह मंत्री ने कही। साथ ही कहा कि कुछ लोगों का आई फ्लू अब ठीक हो रहा है, कुछ दिनों में सारे जाले साफ हो जाएंगे। पहले पाकिस्तान जिंदाबाद, काजी साहब जिंदाबाद सुनाई देता था और अब दिग्विजय सिंह खुद बजरंग दल पर बैन न लगाने की बात कर रहे हैं। सिंह जी के बयान के बारे में मैं पहले बोल चुका हूं कि मध्य प्रदेश में प्रतिबंध लगाना तो दूर, प्रतिबंध की सोच भी नहीं सकते। कोई किसी का आई फ्लू दूर हो रहा है, धीरे धीरे उसे अच्छे लोग नजर आ रहे हैं राष्ट्रवादी संगठन में। थोड़े दिनों में ये आई फ्लू का जाला हट हो जाएगा तो उनको समझ में पूरा आ जाएगा कि बजरंग दल राष्ट्र भक्तों का ही संगठन है। जो अभी कुछ कुछ पे आए हैं वो पूरे पे आएंगे। प्रतीक्षा करिए आप सिर्फ। ये देखो, महाकाल जाने लगे, ये कावड़ यात्रा में जाने लगे, ये सब कथा कराने लगे। जनता सब समझ रही है कि मेवात पे क्यों नहीं बोले। उज्जैन के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद, आपको काजी साहब जिंदाबाद कैसे सुनाई देने लगा। जनता जानती है ये बात को कि आपने कैसे खरगोन की घटना को दूसरा फोटो डालकर भड़काने की कोशिश की और भगवा की वो कर दी आपने। कभी आप हिंदू और हिंदुत्व को अलग करने की कोशिश करते हो। ये सब अच्छी तरह से समझ में आने लगा है कि जो आप एक चुनावी हिंदू बनके तो चुनाव पे आप ये जो यात्राएं कर रहे हैं, जनता जान रही है। तो देखिए, सुना आपने किस तरह से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सांसद दिग्विजय सिंह के बयान पर अपनी बात रखी। इससे पहले आपको बता दें कि सांसद दिग्विजय सिंह ने बजरंग दल पर दिए अपने बयान के बाद यू टर्न ले लिया। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था जिसमें बतौर उन्होंने बताया कि सीएम बीजेपी के नेतृत्व वाली तत्कालीन एनडीए सरकार से पहले उन्होंने बजरंग दल और सिमी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की थी। उन्होंने सिमी पर प्रतिबंध लगाया लेकिन बजरंग दल पर नहीं लगाया, ऐसे दावे भी उस दौरान दिग्विजय सिंह ने किए थे। इसके अलावा हिंदू और मुस्लिम धार्मिक कट्टरपंथी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसी बातें भी दिग्गी राजा पहले बोल चुके थे। लेकिन अब उन्होंने सफाई दी है और कहा है कि बजरंग दल में भी कुछ लोग अच्छे हो सकते हैं, इसलिए बजरंग दल पर बैन कांग्रेस नहीं लगाएगी। बजरंग दल मैं पहले भी कह चुका हूं, पूरा एक गुंडों का दल है, जितने पूरे तरीके से असामाजिक तत्व है वो पूरे तरीके से आज पट्टा बांधकर बजरंग दल में है। अभी आपने देखा वो बिट्टू बजरंगी पकड़ा गया है, किस तरह से भागते फिर रहे थे बिट्टू बजरंगी। सरकार आई तो बैन करेंगे क्या बजरंग दल को? देखिए, बैन नहीं करेंगे, लेकिन बजरंग दल में कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं, लेकिन जो गुंडा तत्व है, जो दंगा फसाद कराता है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता शैलेन भदौरिया लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। शैलेन, मुझे कर्नाटक का वो घोषणा पत्र याद है कांग्रेस का, जिसमें सबसे पहले यही कहा गया था कि बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा। कुछ ही समय बाद देखा गया कि बजरंग बली के नाम पर ही उस चुनाव को लड़ा गया और कांग्रेस ने वहां जीत भी हासिल की। लेकिन अब दिग्विजय सिंह पहले गुंडा बताते हैं बजरंग दल के सदस्यों को और फिर धीरे से अपनी बात से यू टर्न लेते हुए कहते हैं कि कुछ लोग अच्छे भी हो सकते हैं, इसलिए बैन नहीं करेंगे। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से कर्नाटक की घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन करने की बात जो लिखी गई थी और उसके बाद काफी देश भर में हंगामा भी हुआ था, कई बयानबाजियां भी हुई थी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस ने इस पूरे चुनाव को बजरंग बली के सहारे लड़ा और जीत कर जब सामने आई तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि बजरंग दल और बजरंग बली एक नहीं है, बल्कि दो अलग अलग हैं। बजरंग बली के नाम पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन बजरंग दल जो है वो गुंडों का एक समूह है। इस तरह के बयान जो है वो कांग्रेस नेताओं की तरफ से आए थे और कल जिस तरीके से पूरे
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने साफ तौर किया था कि मध्य प्रदेश में यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो बजरंग दल को बैन नहीं किया जाएगा, बल्कि जो लोग कट्टरपंथ को बढ़ावा देते हैं, जो लोग जातिगत आधार पर जो लड़ाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आज उन्होंने फिर एक सुबह एक ट्वीट किया और कहा कि जब वो मुख्यमंत्री थे उस दौरान उन्होंने एनडीए सरकार से सिफारिश की थी कि सिमी और बजरंग दल दोनों को बैन कर देना चाहिए, लेकिन केंद्र की सरकार ने, जो भाजपा की सरकार थी, उसने सिमी को तो बैन किया लेकिन बजरंग दल को बैन नहीं किया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दोनों ही संगठन जो है वो कट्टरपंथ के आधार पर आगे बढ़ते हैं, उसी आधार पर काम करते हैं। तो यानी एक सिक्के के दो पहलू है, यानी बैन करना चाहिए था तो दोनों को करना चाहिए था, लेकिन राजनीतिक हथियार जो है वो धर्म को बनाया गया है। बीजेपी की तरफ से इस तरह के आरोप जो है उनके द्वारा ट्वीट करके लगाए गए हैं। जब उनका ट्वीट सामने आया उसके बाद खुद बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि ये इनका असली चेहरा है, कि हिंदुत्व की बात करते हैं लेकिन एक दिन में ही वह अपने बयान से पलट जाते हैं और कहते हैं कि बजरंग दल को सिमी की तरह बैन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये लोग लगातार मुस्लिम परस्ती का काम करते हैं और ऐसे में यही कारण है कि सिमी के बराबर ये बजरंग दल को मान रहे हैं। तो अब चूंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है और चुनाव के ठीक पहले सिमी और बजरंग दल का मुद्दा जो है एक बार फिर गर्मा गया है। फिलहाल इस पर लगातार सियासत हो रही है और आगे आने वाले समय में इस पर सियासत और भी तेज हो सकती है। जी बिल्कुल सही कहा शैलेंद्र, आपने जिस तरह से एक मौका दे दिया है बीजेपी को एक बार फिर हमलावर होने का दिग्विजय सिंह के इस बयान ने, कि पहले कहते हैं कि गुंडों की सेना है बजरंग दल और उसके बाद बैन करने की बात पर तुरंत मुखर जाते हैं और कहते हैं कि मध्य प्रदेश में हम बैन नहीं करेंगे। तो देखना होगा कि अब इनके इस बयान पर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आती हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। सतना मामले को लेकर भी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज बयान दिया है। उनका कहना है कि मानसिक बीमार टाइप के ये लोग हैं, बहुत ही घृणित कृत्य है ये और आरोपी को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। उनका कहना है कि जिस तरह से ये दरिंदगी हुई है, आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और अब फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को भेजा जाएगा। गृह मंत्री ने ऐसी दरिंदगी करने वालों को मानसिक बीमार बताया है और उनका कहना है कि इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से ये दरअसल मानसिक बीमार टाइप के लोग हैं और उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। पास्को एक्ट, SC/ST एक्ट, ये सब धाराएं उस पर लगा दी गई हैं और शीघ्र ट्रायल वाले कोर्ट में भेजा जाए। वहीं गुलाम नबी आजाद के बयान का गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस से दूर होने के बाद गुलाम नबी आजाद सच बोलने लगे हैं। कांग्रेस सच बोलने से रोकती है। आपको यह भी बता दें कि गुलाम नबी ने सबके पूर्वजों को हिंदू बताया था, जिस बयान का गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने समर्थन किया। गुलाम नबी आजाद जी का बयान सच में सच के करीब है। कश्यप ऋषि की तपोभूमि है कश्मीर और इसलिए उन्होंने कहा है कि उसके पहले सब हिंदू थे, लेकिन ये बात भी वो जब बोल पाए जब वो कांग्रेस से दूर हुए। कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति जो है ना, जो झूठी राजनीति है ना, वो इस तरह का बोलने से रोकती है लोगों को। ये गुलाम नबी आजाद जी के बाहर आने के बाद बोलने पर लग रहा है। और चलिए अब बात करेंगे इंदौर की। इंदौर में बदमाश पुलिस को खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। यहां बिजली अधिकारी के घर में डकैत घुस गए और पड़ोसी के टोकने पर धमकी देकर भाग निकले। बिजली विभाग के GM श्रीकांत विष्णु के घर पर नकाबपोश बदमाश घुसे थे। बदमाश डकैती की घटना को अंजाम देने के लिए कार से आए थे और डायल 100 पर पड़ोसियों ने इसकी शिकायत की। लगभग 3 घंटे बाद यहां पर तब भी पुलिस नहीं पहुंची, जबकि पुलिस को पहले ही इस मामले की जानकारी दी जा चुकी थी। आरोपी वारदात में CCTV में कैद हुए हैं। लोकमान्य नगर अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। इधर 2 बदमाशों ने मामूली सी बात पर एक इंजीनियर का मर्डर कर दिया और अलग अलग तस्वीरें आपको उन घटनाओं की दिखा रहे हैं जो लगातार इंदौर में घटित हो रही है, लेकिन पुलिस को कोई खबर नहीं है। कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बावजूद इंदौर में लगातार क्राइम रेट बढ़ रहा है और अधिकारी हैं जो कि चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। पुलिस की गिरफ्त से ये बदमाश कोसों दूर हैं और इसीलिए शायद इनके हौसले भी लगातार बुलंद हो रहे हैं।
तिरंगा यात्रा पर पेट्रोल बम फेंकने वाले बदमाश अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ पाए हैं। बदमाशों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा ऐसे दावे जरूर पुलिस कर रही है, लेकिन अब तक इस पूरे मामले में कार्रवाई नहीं हो पाई है। उधारी वसूलने के लिए, कभी किसी के घर में घुसकर डकैती करने के लिए बदमाश लगातार हिम्मत जुटा रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ हमेशा की तरह खाली। तो देखिए, अलग अलग घटनाएं इंदौर में हुई हैं और इसके चलते आपको 4 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जो घटनाएं हाल ही में इंदौर में घटित हुई। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता मिथिलेश गुप्ता इंदौर से लाइव जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। मिथिलेश, खान पान में नंबर 1, स्वच्छता में नंबर 1, ग्रीन सिटी, स्मार्ट सिटी, तमाम उपलब्धियां इंदौर के नाम, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि क्राइम सिटी भी जल्द इंदौर बन जाएगा, क्योंकि पुलिस जिस तरह से यहां कार्य कर रही है, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये बेखौफ बदमाश पुलिस कमिश्नरी को चुनौती दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर एक सिविल इंजीनियर की मामूली सी बात पर, गाड़ी टकराने की बात को लेकर जब सिविल इंजीनियर ने रोका, कहा कि गाड़ी ढंग से चलाओ, इस पर बदमाश गाड़ी से उन्हें उतारते हैं और चाकू से हमला कर देते हैं। जब तक दोस्त अस्पताल लेकर पहुंचते हैं तब तक उनकी जान चली जाती है। 2 महीना पहले ही उनकी शादी हुई थी। परिवार सदमे में है। परिवार को यकीन नहीं हो रहा है कि कुछ देर पहले फोन में बात हुई थी कि वो घर आ रहे हैं और अब वो उनके साथ नहीं है, अब उनका बेटा इस दुनिया में नहीं है। परिवार इस सदमे में है। सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है, उसके आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। 4 अलग अलग टीम बनाई गई है। इसके अलावा दूसरी तरफ एक तस्वीर सामने आई है जहां पर यही बदमाश, दूसरे बदमाश जो डकैती डालने के लिए लोगों के घरों में घुस रहे हैं, और बाकायदा उन्होंने मुंह बांध रखा है, नकाब उन्होंने पहना हुआ है, टोपी लगा रखी है और लोहे की रॉड लेकर घर के अंदर घुस रहे हैं। दरवाजा तोड़ते हैं, अंदर के लॉक को तोड़ने का प्रयास करते हैं। जब पड़ोसी के द्वारा उन्हें टोका जाता, रोका जाता, तो कहते हैं कि चुपचाप अपना काम करो वरना तुम्हारे घर के अंदर घुस के तुम्हें निपटा देंगे। पड़ोसियों ने एक जो रिकॉर्डिंग है वो भी साक्ष्य के तौर पर सामने दिया है कि जब 100 डायल को इसकी सूचना दी गई तो 3 घंटे बाद जब उन्होंने सवाल पूछा कि अभी तक पुलिस क्यों नहीं आई है, तो उसमें वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। जो 100 डायल पे एक महिला द्वारा बात कही जा रही है कि आप थाने पहुंच जाइए, थाने में शिकायत कीजिए। तो पड़ोसी कहते हैं कि यहाँ पे चोरी घटना हुई है, यहाँ पर बदमाश अंदर आए और हम आपको 3 घंटा पहले जानकारी दे रहे हैं और अभी भी आप हमसे कह रहे कि थाने आ जाओ। आखिर ये कैसा तरीका है? तो ये सब चीजें अब सामने, जो तस्वीर सामने आ रही है, ये पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। तीसरी जो घटना है वो लसुड़िया थाना क्षेत्र की है, जहां पर एक दोस्त को दूसरे से पैसा लेना था, वो उसका अपहरण कर लेता है और उसके बाद वो 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी जाती है। तिरंगा झंडा पे जिन्होंने पेट्रोल बम फेंका था उनकी तस्वीर सामने आ चुकी है, लेकिन वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। महज 5 दिन पहले एक परिवार महू जा रहा था, 24 घंटा पहले शादी हुई थी, ओवरटेक करने की बात पे विवाद होता है और वहां पर दीपक सोदिया की बदमाश चाकू मारकर हत्या कर देते हैं। 15 दिन पहले एक छात्र महाकाल मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहा था, विजयनगर थाना क्षेत्र में 20 सड़क पर गाड़ी रोककर कुछ लोग हमला करते हैं और चाकू के सीधा सीने पर मार देते हैं और इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाती है। ये सब कुछ, ये जो अपराध घटनाक्रम है, जो वारदात हो रही है, सरेराह चाकू मारना, सरेराह इस तरीके से वारदात को अंजाम देना, पुलिस की कानून व्यवस्थाओं पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि अब कहीं ना कहीं से पुलिस एक्शन लेने वाली है, बड़ी कार्रवाई करेगी। आने वाले समय में बड़ा एक्शन इंदौर के सड़कों पर हमें लगता है कि पुलिस को अब एक्शन लेना भी चाहिए। जिस तरह से आपने घटनाएं गिनाई है, ये हाल ही की घटनाएं हैं, और जिस तरह से इंदौर का हाल कानून व्यवस्था से जुड़ा हो रहा है, कमिश्नरी को ये बदमाश चुनौती दे रहे हैं और अब पुलिस को कड़े से कड़े एक्शन की ओर आगे बढ़ना ही चाहिए, वरना धीरे धीरे ये सिटी क्राइम सिटी बन जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। चलिए, धार से बड़ी खबर अब आपको बताएंगे, जहां बहुचर्चित 250 करोड़ का सेंट टेरेसा जमीन घोटाला मामले में अब ईडी की छापामार कार्रवाई सामने आई है। फरार मुख्य आरोपी सुधीर जैन सहित अन्य आरोपियों के ठिकानों पर कार्रवाई हुई है। जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कर टीम एक रिपोर्ट तैयार कर रही है। बता दें कि जिस तरह से यह पूरा मामला सुर्खियों में आया था, अब ईडी इस पर कार्रवाई कर रही है। अलग अलग ठिकानों पर छापामार कार्रवाई कर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, रिपोर्ट तैयार की जा रही है। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नवीन फोन लाइन पर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। नवीन, जिस तरह से एक बड़े अमाउंट का ये पूरा घोटाला सामने आया था, सभी के मन में यही सवाल था कि घोटाला करने वाले आरोपी कहां हैं, इनकी किस तरह से इन पर कार्रवाई होगी, और अब ईडी ने मोर्चा संभाल लिया है यहां पर।
जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि धार का 250 करोड़ का बहुचर्चित सेंट टेरेसा जमीन घोटाला जो है, इस पूरे मामले में आज जो है सुबह से ही ईडी की टीम जो है वो अलग अलग जगह कार्रवाई करने में जुटी हुई है। करीब 6 ठिकानों पर जो है ये कार्रवाई की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि सेंट टेरेसा एक ट्रस्ट था और इस ट्रस्ट में जो है दान की जमीन को जो है ट्रस्ट से जुड़े कुछ लोगों ने भूमाफियाओं के साथ में मिलकर जो है करोड़ों की बेशकीमती जमीन जो है जिसकी अनुमानित कीमत जो है वो करीब 250 करोड़ रुपए है, इस जमीन को जो है इन्होंने फर्जी दस्तावेज के आधार पर तैयार करके और जो है इसको बेच दिया था। इसी मामले में जो है धार जिला प्रशासन और धार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 30 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया था, जिनमें से मुख्य आरोपी सुधीर जैन जो है वो अभी तक फरार चल रहा है और उसी के ठिकानों पर जो है फिलहाल ये कार्रवाई की जा रही है। साथ ही ट्रस्ट से जुड़े हुए अन्य लोगों के ठिकानों पर भी ये कार्रवाई की जा रही है। वहीं इस कार्रवाई के बाद जो है भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। जी चलिए, शुक्रिया नवीन तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर कार्रवाई जारी है और देखना होगा क्या कुछ खुलासे होते हैं। आगे बढ़ेंगे, खबर उज्जैन से है, जहां महाकाल की सवारी के दौरान पालकी पूजन कर रही लड़की को व्यवस्था में लगे एक व्यक्ति ने चोटी से पकड़कर धकेला, दूसरे भक्तों को भी धक्का देते हुए बाहर किया। सावन महीने की दूसरी सवारी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो के सामने आने पर महाकाल के भक्तों ने इस पर आपत्ति भी जताई। इधर वीडियो आने के बाद अभद्रता करने वाला सामने आया और वीडियो संदेश जारी कर उसने माफी भी मांगी। तो पुलिस ने लड़की के बाल खींचने वाले मुकेश मकवाना को थाने पर बुलाकर समझाइश भी दी है और उसके बाद उसे छोड़ दिया। आपको यह भी बता दें कि इससे पहले भी महाकाल की सवारी का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें श्रद्धालुओं के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने पर विवाद खड़ा हो गया था, जिस पर उज्जैन एसपी सचिन शर्मा ने माफी भी मांगी थी। खबर बिलासपुर से है, जहां लिमतरा के 17 पंचों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। एसडीएम को ज्ञापन के साथ यह इस्तीफा सौंपा गया है। बता दें कि सरपंच और सचिव पर मनमानी का आरोप इन पंचों ने लगाया है। 11 महीने से सरपंच सचिव ने बैठक नहीं ली है। मस्तूरी जनपद पंचायत इलाके का यह मामला बताया जा रहा है, जहां 17 पंचों ने एक साथ मिलकर सामूहिक इस्तीफा दे दिया है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।